मुख्यमंत्री साय गरबा तिहार कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी सहित लोग रहे उपस्थित। मुख्यमंत्री साय ने मंशा अनुरूप जिले में की नई शुरुआत। प्रोजेक्ट सेकंड इनिंग की शुरुआत शिक्षकों और कार्मिकों से की भेंट। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्मियों की मांग करने पर दिया बयान। कर्मचारियों को नियमित करने की थी मांग। रायपुर महानगर क्षेत्र में कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ संपन्न। पुरंदर मिश्रा ने युवा खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। खिलाड़ियों ने शानदार खेल प्रदर्शन से दर्शकों का मुहाना। और विधायक पुरंदर मिश्रा ने की समीक्षा बैठक। क्षेत्र के समस्या विकास कार्यों पर हुई चर्चा। यातायात स्ट्रीट लाइट की समस्याओं से दूर करने के लिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विगत दिवस मुख्यमंत्री निवास नवाक रायपुर में छत्तीसगढ़ आदिवासी कंवर समाज युवा प्रभाग रायपुर में आयोजित प्रकृति एवं भादो एकादशी व्रत 2025 कर्मा तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। इस संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाए रखना न केवल हमारी जिम्मेदारी बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। ऐसे पर्व और परंपराएं समाज को एकजुट होने का अवसर देती है, जिसमें स्नेह, सद्भाव और सौहार्द की भावना विकसित होती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां अंग्रेजों के विरुद्ध 12 आदिवासी क्रांतियां हुई। हमारी सरकार नया रायपुर स्थित ट्राइबल म्यूजियम में आदिवासी संस्कृति के महानायकों की छवि को आमजन की जागरूकता के लिए प्रदर्शित करने मॉडल के रूप में उकेरा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जा रहा है। आज और समाज काटेबंद रायपुर क्षेत्र के तरफ से भादों का आज एकादशी है और आज कर्मा तिहार का आयोजन यहां पर किया गया था। उनका आग्रह था कि हमारे सारे वॉलंटियर्स सेम हाउस में इसका आयोजन करें और क्योंकि अपने पास एक बड़ा हॉल मौजूद था तो आज सब लोग आए और कर्मा तिहार का यहां पर आयोजन हुआ। और ये जो एकादशी का ये कर्मा तिहार है, इसमें हमारे समाज की बेटियां उपवास रहती हैं दिन भर। और ये जो कर्मा पेड़ का डगाल आप लोग देखे होंगे स्थापित किए हैं, इसको इज्जत के साथ जंगल से लाते हैं पूजा पाठ करके। और यहाँ तो सीएम हाउस है, नहीं तो गांव में एक अखड़ा होता है। अखड़ा में गांव का गणमान्य व्यक्ति पूजा उजा करके वो भी स्थापित करता है। और हमारी बहन बेटियां नया कपड़ा पहन के और पूजा पाठ करके कहानी सुनती हैं। कोई गांव का बुजुर्ग कहानी कहता है और मुख्य रूप से ये कर्मा का त्योहार हमारी बेटियों के लिए एक उनको अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, इसके लिए उपवास करती हैं और एक कर्म राजा से आग्रह करती हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशा अनुरूप जिले में प्रोजेक्ट सेकंड इनिंग की शुरुआत की। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने प्रोजेक्ट सेकंड इनिंग के अंतर्गत शिक्षा विभाग से विगत वर्ष से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और कर्मचारियों से भेंट की। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशनों व अन्य वित्तीय देवकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर राज सिंह ने हाल ही में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए चुन्नीलाल शर्मा को पेंशन आदेश सौंपा। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के पश्चात हर अधिकारी कर्मचारी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। हम आमतौर पर नई पारी कहते हैं। जिला प्रशासन का प्रयास है कि सेवानिवृत्त होने पर पश्चात उनके प्रकरणों का समाधान जल्द से जल्द हो सके और उनके सत्व जल्द प्रदान किए जा सके। इस बीच डॉक्टर सिंह ने उपस्थित सेवानिवृत्त शिक्षकों से भविष्य की योजना पर चर्चा की और जिले के नवाचारों से जुड़ने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी कर्नल कक्कड़ का सम्मान किया गया। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ कुमार शिवरंजन, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती एवं कोषालय अधिकारी गजानंद कुमार पटेल सहित संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों में संपत्ति करों के युक्ति युक्तकरण के लिए बैठक की। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित वर्चुअल बैठक में राज्य के सभी नगर निगमों के महापौर व आयुक्त तथा नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री साव के साथ नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसो राजू एस और संचालक आर एक भी मंत्रालय में से बैठक में ऑनलाइन जुड़े। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में कहा कि नगरीय निकायों के कार्यों से प्रदेश की छवि निर्मित होती है। शहर में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना संबंधित नगरीय निकाय की जिम्मेदारी है। उन्होंने महापौरों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों से कहा कि शहर को आगे ले जाने पर जिम्मा आप पर है। शहर में संपत्ति करों के मूल्यांकन और उनमें सुधार की शुरुआत अपने कार्यालयों और अपने घरों से करें। उन्होंने कहा कि वार्षिक भाड़ा मूल्य को वर्तमान संपत्ति मूल्यों के अनुरूप अपडेट करने से राजस्व में अच्छी बढ़ोतरी होगी। इसमें कर भार सभी संपत्ति मालिकों पर समानुपातिक रूप से वितरित होगा। उन्होंने कहा कि अधिक राजस्व से निकाय वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे और उन्हें अनुदानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बढ़े हुए राजस्व से नागरिकों को तेजी से बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की सहायता मिलेगी। उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि वर्ष 2016 के बाद से संपत्ति कर प्रणाली में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जिसके चलते कई नगरीय निकायों में विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने सभी महापौरों और अध्यक्षों से संपत्ति करों में सुधार के कार्यों को पूरी शिद्दत और गंभीरता से करने का आग्रह किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने बैठक में नगरीय निकायों के अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय सीमा से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को रोज प्रातः भ्रमण कर निर्माण के और साफ सफाई के कार्यों का निरीक्षण करने को भी कहा। नगरीय प्रशासन विभाग की उप सचिव डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के सीईओ शशांक पांडे और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य भी बैठक में मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के 16,000 से अधिक एनएचएम कर्मचारी एक पखवाड़े से हड़ताल पर है। सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इस हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। सरकार कहती है कि एनएचएम कर्मचारियों को वह नियमित रूप से नहीं रह सकते हैं और ये केंद्र का विषय है, जबकि केंद्र सरकार ने अपने पत्र में साफ कर दिया है कि इनकी नियमितीकरण राज्य का विषय है। राज्य चाहे तो नियमित कर सकती है। राज्य सरकार अब बहाना बनाना बंद करे। वहीं पीएम मोदी की गारंटी के अनुसार सभी कर्मचारियों को नियमित करें। एनएचएम कर्मचारियां नहीं डर रहे हैं उनके नोटिस से, न उनकी बर्खास्तगी से, न अन्य कार्रवाई से, और वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वो अधिकार जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषणा पत्र में रखा था, उनके लिए मांग रहे। कोई उनकी मांग अवैधानिक नहीं है। उनकी मांग मतलब कोई ऐसा सरकार से बाहर नहीं है। लेकिन आपने वादा किया था तो पूरा करना पड़ेगा। फिर अपने वादों से भाग क्यों रहे हैं? क्या कार्रवाई करने से आप उनको हटा देंगे, बर्खास्त कर देंगे, जेल भेज देंगे, एफआईआर कर देंगे तो अपनी जिम्मेदारी से आप बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। सर, इसमें ये स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने नियमितीकरण क्यों नहीं किया, तब क्या मुहैया छीन रहे? अगर हमने नियमितीकरण नहीं किया तो आपने तो वादा किया था, सरकार आपकी बनी तो आपको करना चाहिए, तो फिर बहाने क्यों? आपको नकली गोली, नकली दवाई बेचने के लिए, आपके पास कमीशन खाने के लिए समय है, लेकिन मितानिनों के लिए आपके पास चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए समय नहीं है। दारू दुकानों को निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पास समय है, लेकिन मितानिनों से बात करने के लिए समय नहीं है। ये सरकार आंख मिचौली का, चूहा बिल्ली का खेल बंद करे और मितानिनों से बात करें कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमरा चुकी है, खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल कराना बहुत जरूरी है। आम जनता और जो परेशान है, इसलिए सरकार को तत्काल पहल करते हुए उनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। रायपुर महानगर क्षेत्र में प्रतिभा खोज अंतरराष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का आयोजन बड़े उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ।
इस मौके पर रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में शामिल बालक और बालिका खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। आयोजन समिति ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों की छिपी हुई खेल प्रतिभा को पहचानना और उन्हें राज्य स्तरीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है। इस अवसर पर नगर निगम रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौर, MIAC सदस्य संजना प्रमोद साहू, पार्षद कैलाश बेहरा सहित अनेक जन प्रतिनिधि, समाजसेवी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न हो गया है और ऐसे में पुरंदर मिश्रा ने युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि खिलाड़ियों ने शानदार खेल प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। रायपुर महानगर क्षेत्र में प्रतिभा खोज अंतरशालीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का आयोजन बड़े उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में शामिल बालक और बालिका खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। आयोजन समिति ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों की छिपी हुई खेल प्रतिभा को पहचानना और उन्हें राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है। इस अवसर पर नगर निगम रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौर, MIAC सदस्य संजना प्रमोद साहू, पार्षद कैलाश बेहरा सहित अनेक जन प्रतिनिधि, समाजसेवी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। तो रायपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां महानगर क्षेत्र में कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न हुआ है। पुरंदर मिश्रा ने युवा खिलाड़ियों का यहां हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ खिलाड़ियों ने शानदार खेल प्रदर्शन में दर्शकों का मन मोह लिया। और वहीं आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर विधानसभा क्षेत्र में के विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में नगर निगम रायपुर के महात्मा गांधी सदन में आयोजित समीक्षा बैठक में क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विधायक ने जोनवार समस्याओं की समीक्षा करते हुए जोन 2 की पेयजल समस्या को प्राथमिकता से हल करने, जोन 3 के शेष अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने, कविता नगर और आनंद नगर की जल भराव समस्या पर विशेष ध्यान देने, जोन 4 के रविशंकर शुक्ल वार्ड में तत्काल समाधान करने और सिविल लाइन वार्ड की सफाई व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्षद खगपति सोनी के वार्ड में पेयजल की गंभीर समस्याओं को तत्काल सुलझाने और मुख्यमंत्री निवास के पास जहावर उद्योग की नियमित सफाई और मुरम्मत कार्य कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जहां ग्रास मेमोरियल मैदान में ऑक्सीजन गार्डन का निर्माण किया जाएगा, आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए डॉग कैचर की संख्या बढ़ाई जाएगी, यातायात और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए गए। आर्थिक सहयोग के संदर्भ में विधायक पुरंदर मिश्रा ने घोषणा की 10-10 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसी क्रम में नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने भी विधायक की बातों से सहमति जताते हुए सभी पार्षदों को 5-5 लाख रुपए विकास कार्य हेतु अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है। बैठक में महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, आयुक्त विश्वदीप सहित रायपुर उत्तर विधानसभा के सभी पार्षद, अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो तस्वीरें रायपुर से दिखा रहे, जहां महात्मा गांधी सदन में आयोजित समीक्षा बैठक हुई है और क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों पर यहां पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही साथ ग्रास मेमोरियल मैदान में ऑक्सीजन गार्डन का भी निर्माण होगा, डॉग कैचर की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी, यातायात, स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को भी दूर करने के यहां दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जहां ग्रास मेमोरियल मैदान में ऑक्सीजन गार्डन का निर्माण किया जाएगा, आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए डॉग कैचर की संख्या बढ़ाई जाएगी, यातायात और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए गए। आर्थिक सहयोग से संदर्भ में विधायक पुरंदर मिश्रा ने घोषणा की 10-10 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही क्रम में नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने भी विधायक की बातों से सहमति जताते हुए सभी पार्षदों को 5-5 लाख रुपए विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है। बैठक में महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, आयुक्त विश्वदीप सहित रायपुर उत्तर विधानसभा के सभी पार्षद, अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां महात्मा गांधी सदन में आयोजित हुई समीक्षा बैठक, क्षेत्र के समस्या विकास कार्यों पर चर्चा हुई। ग्रास मेमोरियल मैदान में ऑक्सीजन गार्डन का भी अब निर्माण होगा, जहां डॉग कैचर की संख्या बढ़ाई जाएगी, यातायात, स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को
दूर करने के यहां पर दिशा निर्देश दिए गए। और वही 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांग और नियमितीकरण को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हाल ही में 50 कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निवास में पत्रकारों के साथ चर्चा की। मंत्री ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने न तो बर्खास्तगी का आदेश अपनी ओर से दिया है, न तो किसी प्रकार की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन जो नियम में होगा डिपार्टमेंट वो कर रही है। जिन्हें बर्खास्त किया गया है उनका भी कोई अपील नहीं आया है। ये विभागीय कार्रवाई है। अगर स्वास्थ्य सेवा बाधित होती है, जो एनएचएम अधिनियम के जो कि नियम होगा, उस विभाग के तहत विभाग कार्रवाई करेगा। वो तो न तो बर्खास्तगी का कोई आदेश अपनी ओर से दिया है, न तो किसी कार्यवाही का दिया है, लेकिन जो नियम में होगा डिपार्टमेंट वो कर रही है। और हमारे समक्ष अभी न तो जिनको बर्खास्त किया गया है उनकी ओर से कोई अपील आया है, न तो जो बर्खास्त हुआ उसमें हमने किसी प्रकार का कोई अनुशंसा या अनुमोदन किया है। विभागीय कार्यवाही है ये। और चूंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होगी तो इसमें एनएचएम भर्ती अधिनियम में जो भी नियम होगा उस नियम के तहत विभाग कार्रवाई करेगी। प्रदेश भर के मितानी ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 अगस्त से नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई थी। मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क, फैसिलिटेटर, टेरर और कोऑर्डिनेटर को एनएचएम के अंतर्गत शामिल करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हुई थी। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हड़ताल में जो हमारे मितानिनें बैठी थी उनकी केवल 2 ही मांगे हैं। दोनों में से एक मांग को हम पूरा नहीं कर सकते। एक मांग में उनका कहना है कि जो उनके ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, एसएचआरसी काम करती है, उनको लोगों को निकाल दिया जाए। इससे लगभग 500 से 700 लोगों की नौकरी चली जाएगी। ये काम हम नहीं कर सकते। जो दूसरी मांग है, जिसमें सरकार के घोषणा पत्र में 50% वृद्धि की बात कही गई है, उसको हम पूरा करेंगे। 50% वृद्धि की बात को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इस प्रकार का जानकारी तो मुझे नहीं है, परंतु हमारे मितानिन हड़ताल में जो बैठे थे तो उनका ज्यादा मांग नहीं है। उनका मुख्य रूप से एक ही मांग है। वैसे उनके 2 मांग हैं, तो 2 में एक मांग को तो हम पूरा नहीं कर सकते। एक मांग में उनका कहना है कि जो उनके ऊपर में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो एसएचआरसी काम करती है, तो उसको और उसके लोगों को ही निकाल दें, तो उससे लगभग 500 से 700 लोग जो है नौकरी से निकल जाएंगे। तो वो काम हम नहीं कर सकते। दूसरा जो उनकी मांग है कि सरकार का घोषणा पत्र में जो 50% वृद्धि का है, तो उसको तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि 50% हमारे घोषणा पत्र में हम उसको पूरा करेंगे। हम जब महतारी वंदन को पूरा कर दिए, किसानों के लिए पूरा कर दिए, तेंदुपत्ता संग्राहकों की जो हमारे मैनिफेस्टो में था, जो मोदी जी के गारंटी में था, उसको पूरा कर दिए, तो निश्चित रूप से हमारी मितानिन बहनों का जो 50% वृद्धि की जो बात हमने कही है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। वो भरोसा रखें, माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है। हम जो कहे हैं वो सब करेंगे और जो कहते हैं वो करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से सिद्धांत है और आप सब लोग देख रहे हैं। सर, मुख्य मांग है कि एनएचएम में संविलियन किया जाए। देखिए, एनएचएम में संविलियन के लिए तो हम लिखेंगे, लेकिन इसके बाद आधे लोग फिर धरने पे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें अधिकांश लोग 12वीं तक नहीं पढ़े हैं। हमारी पुराने जो बहनें हैं, कई बहनें तो हैं कि जो केवल साक्षर हैं, तो एनएचएम में शामिल करेंगे तो मुख्य कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास चाहिए। तो आधे या 40% लोग निकल जाएंगे, तो भी एक कठिन काम है। तो उसको हड़ताल से नहीं, बैठकर बातचीत कर सकते हैं। यदि वो लोग सहमत होंगे तो हम भारत सरकार को प्रपोजल भेज देंगे। 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांग और नियमितीकरण को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
इसी बीच कांग्रेस ने आरटीआई लगाई थी। उसके जवाब में आरटीआई ने कहा कि ये केंद्र का नहीं, राज्य का मामला है। सरकार चाहे तो एनएचएम कर्मचारियों को नियमितीकरण कर सकती है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 20 महीने पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। 5 साल थी, तब कांग्रेस मूंगफली छिल रही थी। जब राज्य का विषय था तो क्यों नियमितीकरण नहीं की? आज लंबी बातें करते हैं। पूरे 5 साल उनके सरकार थी, 72 सीटों के साथ स्पष्ट मेजोरिटी। इतनी बड़ी मेजोरिटी छत्तीसगढ़ को आज तक नहीं मिली। तब भूपेश बघेल और टीएस साहब क्या कर रहे थे? अभी हड़ताल के समर्थन में जाते हैं। आरटीआई लगाने की क्या जरूरत थी? नियमितीकरण कर देते। राजनीति करना, ब्लेम कर लगाना, लोगों को भड़काना, ये कांग्रेस की फितरत है। महीना पहले तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस का। 5 साल थी कांग्रेस, मूंगफली छील रही थी क्या बैठ के? राज्य का विषय था तो क्यों नहीं रेगुलर कर दी? आज लंबी बात करते हैं। पूरे 5 साल उनकी सरकार थी, 72 सीटों के साथ स्पष्ट मेजॉरिटी। इतनी बड़ी मेजॉरिटी छत्तीसगढ़ को आज तक नहीं मिला। तो इसके बाद भी क्या कर रहे थे कांग्रेस को लोग? भूपेश बघेल जी क्या कर रहे थे? बाबा साहब क्या कर रहे थे? सिंहदेव साहब अभी हड़ताली लोगों का समर्थन में जाते हैं। 5 साल क्या कर रही थी कांग्रेस? मैं पूछना चाहता हूं, मूंगफली छील रही थी क्या बैठकर? क्यों नहीं की? राज्य का विषय था तो कर देना था। आरटीआई लगाने की क्या जरूरत है? उनकी सरकार थी। क्या है? केवल राजनीति करना, ब्लेम लगाना, लोगों को भड़काना, ये कांग्रेस की फितरत है। 4 सितंबर को प्रदेश के बटालियनों द्वारा सीएम हाउस घेरने का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि इसी के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों से मितानिन रायपुर के लिए कूच कर गई। धमतरी क्षेत्र से निकलने वाले मितानिनों को अलग अलग जगह रोका गया। बखाड़ा रोड से जाते हुए उन्हें सेमरा मोड़ के पास रोका गया। नेशनल हाईवे में जाते हुए संबलपुर के पास रोका गया है। जैसे ही रोका गया वे सड़क पर धरने पर बैठ गए। कई घंटे तक धरने पर बैठने की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की स्थिति से लोग परेशान होते रहे। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की और बहस भी होती रही। मितानिन आक्रोशित न कर आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा था कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व भूपेश बघेल को करना चाहिए। इस पर पीसीसी प्रमुख दीपक बैज ने उन्हें महाज्ञानी बताया था, जिसे लेकर खूब सियासी बवाल हुआ। अब जिला अध्यक्षों और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रविंद्र चौबे के खिलाफ सर्वसम्मति से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। बता दें, पत्रकारों से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रविंद्र चौबे बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं, भले ही कांग्रेस आते हैं लेकिन बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी का उनके अंदरूनी मामला है और पार्टी अब किसको निकालेगी और किसको रखेगी वो जाने। जैसे वैसे भी कांग्रेस अब कोई नहीं रहना चाहता। चौबे जी बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं, तो भले कांग्रेस से आते हैं और पुराने वरिष्ठ नेता हैं। उनके बारे में मैं नहीं कह सकता। ये पार्टी का, उनके कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और लोग अब किसको निकालते हैं, किसको रखते हैं, वो तो कांग्रेस ही जाने। वैसे भी कांग्रेस में कोई रहना भी पसंद नहीं कर रहा है, तो निकालेंगे क्या? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अनुशासनहीनता के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने की चर्चा के बीच रविंद्र चौबे पीसीसी चीफ दीपक बैज से मिलने राजीव भवन पहुंचे। करीब 15 से 20 मिनट तक उनकी अकेले में चर्चा हुई और उसके बाद दोनों ही नेता मीडिया से रूबरू हुए। दोनों ही बैठक में लिए गए प्रस्ताव पर बात करने से बचते रहे। इस मामले में रविंद्र चौबे ने कहा कि दीपक बैज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारा समर्थन उनके साथ है। दीपक बैज के नेतृत्व में मजबूती से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। भूपेश बघेल के जन्मदिन पर कई बातों को भ्रमपूर्वक फैलाया गया है। अगर कुछ बातें कही गई है तो यह है बात नहीं थी जो सामने में आई थी। ऐसे में दीपक बैज बहुत ही मैच्योर अध्यक्ष हैं। कहा विवाद था और गलतफहमी थी। ना कोई विवाद था, ना कोई गलतफहमी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी बेहद मैच्योर हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हम सबका समर्थन इनके साथ है। ये चौबे जी, आप जो बयान दिए हैं, क्या उन बयानों को लेकर खेद प्रकट कर रहे हैं आप? यहां कहां खेद जैसी बात है। मैं अपने अध्यक्ष जी के साथ हूं, कल भी था, आज भी हूं।
तो वही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी इस मुद्दे पर खुलकर खूब बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी की बैठक में बहुत से एजेंडों पर बातचीत हुई। कांग्रेस को मजबूत करना हमारा मकसद है। बैठक में जो बातें हुई वह घर की बात है, पार्टी की बात है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात भी हुई। उन्होंने अपनी बात रखी है। कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ने का निर्णय हुआ है। कांग्रेस आगे भी कलेक्टिव लीडरशिप से लड़ाई लड़ेगी। देखिए, घर की बात है, पार्टी की बात है। आज रविंद्र चौबे जी आए थे, मुलाकात हुई हमसे, बहुत सारी चीज डिटेल्स चर्चा हुई और निश्चित रूप से अपनी बातें भी रखी है कि ये है। और हम लोग सब लोग मिलकर, हमारे नेता खड़गे जी ने कहा है कि कलेक्टिव लीडरशिप से हम भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे और आगे भी कलेक्टिव लीडरशिप से लड़ेंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूती के साथ इस सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ रही है। इसी का नतीजा है आज पूरे प्रदेश में सरकार बैकफुट पर है और मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है और आने वाला समय में भी हम मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।